तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण दिन है सर, है ना। एमटीपी करते हैं। हालांकि हमने अपनी क्लास में हमेशा, अगर तुम लाइव रहे होंगे या रिकॉर्डिंग भी देखी होगी, तो हमने लगभग हर क्लास में क्या किया था सर, पीवाईक्यू किए थे, है ना। पीवाईक्यू किए थे, नहीं किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने हमेशा अपनी क्लास में किए हैं और बहुत सारे किए हैं, जिसमें हमने फॉर्मेट ढूंढा था किस तरीके से हमें क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं, ठीक है, राइट। तो जो हमने इतने सारे पीवाईक्यू किए और इतने सारे हमने क्वेश्चन एग्जाम के लिए डिस्कस किए, हम हर क्लास के बाद, ठीक है, हम डिस्कस किया करते थे, राइट। और एक और बात अगर तुम्हें ध्यान हो, क्लास के बाद तो हम डिस्कस किया करते ही करते थे, साथ साथ मैं तुम्हें यह भी कहता था कि भैया अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में, है ना, दर्द नहीं होगा, है ना, राइट। कि भैया, और मैं तुम्हें एक डायलॉग हमेशा कहता था, द मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस लेस यू स्वेट इन द वॉर। जितना प्रैक्टिस में खून बहा दोगे उतना पसीना भी नहीं बहता, कब सर, लड़ाई में। अब वो लड़ाई का वक्त आ चुका है, वो जंग आ चुकी है, जो अब बस, है ना, कुछ ही दिन में शुरू होने वाली है। उस जंग का नतीजा भी आपको पता है क्या होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पास होंगे, है ना, उस जंग के नतीजे में। लेकिन कुछ बच्चे कहते सर एक बार और बता देते कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो जिन्होंने हो सकता है वो लेक्चर मिस कर दिया हो, वीडियो मिस कर दिया हो, तो मैंने तुम्हें फिर से रिपीट कर देता हूं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सबसे पहली बात ध्यान से देखेंगे सर, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं हमारे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो तरह के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। पहला तरीका जो हमारा केस स्टडी, यानी 50% चांस होता है किसके आने के, केस स्टडी, ठीक है, यानी कि 50-50 ना 50-50 रेशियो रखता है ICAI अपने फाउंडेशन के एग्जाम में। अगर केस स्टडी एग्जाम में, जैसे MTP में भी केस स्टडी है और MTP में भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, अभी हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे सर। MTP में जो केस स्टडी है उन्हें हमारे पहला स्टेप क्या होता है सर, हमारा प्रोविजन हमेशा शुरू करेंगे एज पर सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर सेक्शन दिस ऑफ टीपा, एज पर सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर सेक्शन याद ना आ रहा हो तो गलत मत लिखना, भगवान के लिए, है ना, राइट। क्योंकि गलत लिख के दो लोचे हो जाते हैं, एक तो तुम्हें सही नहीं आता और जो तुमने सेक्शन गलत लिखा वो भी नहीं आता। बात, अब सेक्शन पूछा जा रहा है 31, तुम लिख के आगे गलती से 30, तो इसका मतलब तुम्हें 30 भी नहीं आता और 31 भी नहीं आता। अगर सेक्शन याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर द कंपनीज एक्ट या एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। फिर उसके बाद आप लिखेंगे एनालिसिस और उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन। प्रोविजन के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, मेरे हिसाब से प्रोविजन को दिए जाते हैं 2.5 मार्क्स, ठीक है, जिसमें आपको पूरा लॉ डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है विद केस लॉज। एनालिसिस के होते हैं सर 1 मार्क, राइट, अगर 4 नंबर क्वेश्चन आया तो, और कंक्लूजन के होते हैं 0.5 मार्क्स। तो ये कितने हो गए सर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा। एनालिसिस में कुछ भी नहीं, जो लिखा है उस पर मैंने जो आपको डायलॉग लिखवाया, एज फॉर द अफोरसेड प्रोविजन। कौन से प्रोविजन, अफोरसेड प्रोविजन आपको लिख के आने है कि नहीं बात, अफोरसेड प्रोविजन कि उससे मैच कराना है आपको, है ना। जैसे फेमस बालफर वर्सेस बालफर का याद होगा, ठीक है, पापा ने बेटे को बोला, याद है, पहली क्लास का पहले क्वेश्चन ये था जब हमने ये फॉर्मेट सीखा था। तो पहले बालफर से बालफर लिख दिया, फिर लिख दिया एज पर द अफोरसेड प्रोविजन। फादर ने अगर बेटे को किया है तो ये भी क्या है, सोशल एग्रीमेंट है, इस तरीके से जो आपने प्रैक्टिस की है। फिर बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है कि सर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो कैसे लिखें। कौन सा क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो कैसे लिखें। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी 2 तरह के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी 2 तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे सर, है ना। पहला, क्वेश्चंस में पॉइंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा राइट द रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, राइट द रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। या फिर क्वेश्चन आ गया आपका जैसे एक्सप्लेन एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना, या एक्सप्लेन नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। याद है, इस तरह क्वेश्चन आए तो तुम्हें याद होगा इसका सीक्रेट कोड लिखवाया था मैंने शायरी में, 25 तेरे गम, भूल गए, 25 तेरे गम लव आजकल सनम, है ना, ये लिखवाया था। या फिर क्वेश्चन में पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं,
कि जैसे क्वेश्चन आया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन, याद आई बात, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, डनलप टायर वाला केस, उसके एक्सेप्शन, ख्वाजा मोहम्मद हुसैनी बेगम, सूरज रोशन, इस तरह के क्वेश्चन है। तो इसका कोड मैंने क्या लिखवाया था तुम्हें, फालतू। इसका कोड क्या लिखवाया था मैंने तुम्हें, फालतू। याद आया ना, सरे फालतू बातें हैं, स्ट्रेंजर टू, फालतू कोड लिखवाया। ऐसे कई चीजों के मैंने तुम्हें कोड लिखवा रखे हैं। कंसिडरेशन का जो नॉर्मल था उसका क्या था, कंसिडरेशन लो परदेश में, है ना। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर तुम ब्रीच पे जाओ तो पॉइंट्स वाइट, ब्रीच का कोड लिखवा था पॉइंट्स ब्यूटी वाइट, है ना। इस तरह के तुम्हें मैंने बहुत सारे क्या लिखवा रखे थे, कोड लिखवा रखे थे, उसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसमें क्या है सर, पॉइंट्स हैं। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो सबसे पहले स्टेप में आप एक्सप्लेन करो लॉ, एक्सप्लेन किया। दूसरे स्टेप में आप एक्सप्लेन कर दो, अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 या 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तीसरे में आप क्या लिखेंगे सर, है ना, कंक्लूजन होगा नहीं पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे आप, राइट। जैसे क्वेश्चन आया लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, आपने पहले ऑफर क्या होता है, फिर उसके ऑफर के 5-6 पॉइंट लिख दिए। कंसिडरेशन आ गया, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन लिखो, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो लिखा, डनलप टायर वाला, फिर उसके एक्सेप्शन लिख दिए, सीधा पॉइंट। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं सर, दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चंस में पॉइंट नहीं होते, क्वेश्चंस नॉट हैविंग पॉइंट्स, क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं है, याद आई बात, क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं है। सर ऐसे कैसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन में पॉइंट्स ना हो, जैसे एग्जाम में उसने पूछ लिया एक्सप्लेन इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इंडोर मैनेजमेंट में पॉइंट नहीं है, पर इंडोर मैनेजमेंट का केस है, रॉयल ब्रिटिश बैंक टर्क्वेंट वर्सेस रॉयल ब्रिटिश बैंक, केस है कि नहीं। इस तरह के पॉइंट्स उसने पूछ लिए, इसमें जिसमें पॉइंट्स नहीं है बस सीधा केस लॉ पूछ लिया एक तरीके से, है ना, सीधा उसका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया। अब इसमें मुझे कैसे जवाब देना है, ध्यान देंगे इसमें मुझे कैसे जवाब देना है। पॉइंट नंबर 1 में पहले तो मैं उसका मीनिंग बताऊंगा, ज्यादा ही बात, जैसे हमें बुक में दे रखा है 399 के हिसाब से, एज पर सेक्शन 399, है ना, राइट, बाहर वाले की जिम्मेदारी होती है। फिर इसका एक एक्सप्रेशन बनता है, हम मानते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। फिर आता है इंडोर मैनेजमेंट वाली बात की, बाहर वाले की जिम्मेदारी कब नहीं होगी, टर्क्वेंट वाला केस। फिर आप टर्क्वेंट के केस को एक्सप्लेन करेंगे, टर्क्वेंट रूल वाले केस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है मुन्ना। केस को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप कंक्लूजन दोगे, क्या दोगे सर, या उसका इफेक्ट दोगे। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका असर ये होता है कि बाहर वाला जीत जाता है, क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट इज अ कंपनी इंटरनल मैटर होता है, ठीक है ना। और फिर चौथे पॉइंट में आप दे दोगे उसका कंक्लूजन। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे। जिन्होंने ये वाली क्लास मिस कर दी है या फिर इस वाली क्लास की वीडियो नहीं देखी, पता नहीं क्यों नहीं देखी, पर मुझे उम्मीद है 99% बच्चों के पास ये डेटा होगा, ताकि एग्जाम से पहले आपको ये पता लग जाए कि मुझे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे और किस तरह से मुझे डिसाइड करना है। तो एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं भैया, एक आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मुझे इस तरीके से एग्जाम में उनको लिख के आना है, जिसकी प्रैक्टिस हमने क्लास में हर वीडियो के बाद की है। मैंने 1-1 घंटे की बजाय 2-2 घंटे के लेक्चर लिए तुम्हारे, है ना। जब हम पढ़ते थे अपना MWF में तो 1-1 घंटे की बजाय 2-2 घंटे के लेक्चर लिए, और तुम लेटे लेटे जाते थे कि सर अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन आज तुम्हें पता लगे उन लेक्चर लेने का और 2-2 ढाई घंटे तुम्हें ना छोड़ने का फायदा क्या है, कि आज तुम्हें पता है कि हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सारे सीक्रेट कोड लिखवाए हैं, सारे ट्रिक्स लिखवाए हैं, सेक्शंस याद कराए हैं, और केस लॉ भी तुम्हें क्लास में याद कराए हैं। आज वो वक्त आ चुका है उन चीजों का सिला देने का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये वाला गाना गाते हुए आज ऐसे को दिखाना है कि सर हमें पूरे के पूरे सारे सेक्शंस आते हैं। अब सर सबसे पहली बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की। शुरू करें भैया, उम्मीद है समझ गए आगे होगी बात, है ना, कि हमें कैसे काम करना है। बस एक ही बात ध्यान रखना भैया, मन के हारे हारे मन के जीते जी। जितने भी दिन बचे हैं, दिमाग से भले ही हार जाना तो नींद ले लेना, लेकिन मन से नहीं हारने का। वो भाई मन से नहीं हारने, क्योंकि मन से हार गए ना फिर पढ़ने का मन नहीं करता, है कि नहीं बात। फिर तो पता क्या मन करता है, देखेंगे अगले अटेम्प्ट में ना। अगले अटेम्प्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। और अगर हम 100 में से 50 भी नहीं ला पा रहे तो लानत है पिछले 7-8 महीने की पढ़ाई पर। अगर 100 में से 50 नहीं आ रहे तो लानत है ना फिर। तो मन से मत हारना, मन में बस इतना विश्वास रखना 50 तो ले आऊं, 50 तो आ ही जाएंगे, इतना तो मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। अब बताओ देखो क्या लिखी है बात। क्वेश्चन नंबर 1,
है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन ए 4 मार्क्स, क्वेश्चन बी 4 मार्क्स। क्या लिखा है भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है, और बाकी बचे हुए 5 में से कितने कर लेने, 4 कर लेने। तो एक चॉइस मिलेगी आपको, उसमें से जो आपको टफ लगे वो छोड़ देना। अब सर जो मुझे पहले 15 मिनट मिलेंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स जो मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मत पढ़ना। बच्चे की आदत क्या होती है, पेपर हाथ में आया भैया, और भैया मिस्टर आयुष, अरे आयुष तो मेरा ही नाम है ना, अब मेरा नाम का क्वेश्चन है मैं करूंगा, तो आयुष भाई तो जरूर लग जाएंगे पढ़ने। लेकिन बिल्कुल मत पढ़ना, सीधा कहां पे आना भाई, क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी करना ही करना है। सीधा किस पे आएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे कि मुझे इनमें से 2, 3, 4, 5 मुझे इनमें से किस क्वेश्चन में ज्यादा टफ लग रहा है, जो मुझे नहीं आता, तो उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो एलिमिनेशन में से 5 में से 4 क्वेश्चन छांट लेना, यानी 5 में से एक क्वेश्चन हटा देना जो मुझे एग्जाम में, है ना, नहीं आता या मैं उसे करना नहीं चाहता। बात समझ में आई, बोलो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, वो आप छोड़ देना। मान लो कोई बच्चा कह रहा है भाई सर मुझे तो पहले दूसरे में ही डाउट है, रिस्क प्राइमा फेसी मेरे दिमाग से निकल गया सर, है ना, कंसेंट ऑफ पार्टी में दिमाग से निकल गया, छोड़ दो भाई, फिर अगले करो। पहले को तो करना ही करना, तो पहले में तो पढ़ना बेकार है, इसको तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो 15 मिनट का सदुपयोग करके एलिमिनेशन राउंड खेलेंगे और एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे जो 5 में से 4 है। तो इन 4 में से मुझे एक क्वेश्चन, इन 5 में से मुझे एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर देना, तो पहले तो करना ही करना है। तो फिलहाल हम, बच्चा अलग अलग हिसाब से अलग अलग चीज में एलिमिनेट करता है, फिलहाल हम क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात हमेशा क्वेश्चन के एंड में आएंगे। कहां आएंगे, क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ने से पता लगेगा कि आपको किस एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर कभी ये धोखा नहीं करता कि एंड में लाइन छोड़ देगा, कह देगा डिसाइड कर ले अपने हिसाब से, है कि नहीं बात। अब शेयर से क्वेश्चन आ गया तो वो कंपनी से भी हो सकता है, सेल्स ऑफ गुड्स से भी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है। अरे बताओ ना मैं किससे सॉल्व करूं, केजरीवाल जी के, तो बता ना, तो बताएगा। क्या बताया उसने, इसका मतलब जैसे मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, इसमें मैंने कंपनीज एक्ट पढ़ा, तो मेरे दिमाग में एक बिल्कुल हलचल हो जानी चाहिए कि भाई इसका मतलब मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे फोकस करना है। 4 बाकी के जितने भी एक्ट है तुम्हारे पास वो सब डिलीट हो जाने चाहिए दिमाग से उस टाइम फ्रेम के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे पूरी तरीके से फोकस करेंगे, यानी अब मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है पहला, मुझे क्या करना है ये मुझे डिसाइड करना है। अब ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा भाई, 3 घंटे, इसलिए प्रैक्टिस यही करनी है कि क्वेश्चन जल्दी करके मुझे वो सेक्शन पता लग जाए या मुझे वो प्रोविजन पता लग जाए। प्रोविजन एक बार तुमने सही कर दिया तो कंक्लूजन भी सही होगा, एनालिसिस भी सही होगी। 4 में से 3 ना दे, 3.5 ना दे, कम से कम 2.5 से 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर तुमने प्रोविजन और एनालिसिस सही लिखी है, और कंक्लूजन का तो पक्का ही है, कंक्लूजन तो आधा मार्क्स पक्का ही है ना भाई। देखो क्या लिखी है बात, जल्दी पढ़ो। प्रिंसिपल साहब है, उनको 200 पैकेट चाहिए बिस्कुट के, है ना, स्कूल में बांटेंगे भाई, रिपब्लिक डे वाले दिन लड्डू बांटने की जगह बिस्कुट बांट रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने योगराज बिस्किट कंपनी से ऑर्डर कर दिया। मिस्टर आयुष जो प्रिंसिपल है उन्होंने वर्कशॉप को विजिट किया और वो सेटिस्फाई भी थे कि भाई क्वालिटी एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लार्ज नंबर ऑफ बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग होती है, ही ऑर्डर 200 पैकेट बिस्कुट वी गिव टोकन मनी, और उन्होंने एडवांस, टोकन मनी बोल तो एडवांस भी दे दिया। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, डिड नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरी, बल्कि वहां पे कितने बिस्किट बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी। समझ गए। अब मैं तुम्हें अपनी क्लास का डिट्टो केस बताऊं जो मैंने कई बार कराया है। एक, जब मैंने तुमसे कहा, तुमने दवाई वाले की दुकान पे जाके बोला भैया कोई दवाई दे दो, वो कह रहा कौन सी दवाई, कोई भी दे दो, आज खा लूंगा भैया, आज तो दिमाग खराब हो रहा है, कोई भी दवाई दे दो। तो कौन सी दवाई देगा वो, जमाल घोटे की दे देगा, तुम्हें बैठ रही हो वहां, है कि नहीं बात, राइट। फिर दूसरा ही हमने तुम्हें क्या बताया, सेम आया था जो केस लॉ, कि जिस दुकान पे गया उसके तेल था, तेल ऑयल, तो तुम कह रहे हो भैया 1 लीटर ऑयल दे दे, तो वो मिट्टी के पकौड़े बनाएगा, हाँ मिट्टी का तेल दे दूंगा, तो मिट्टी के तेल पकौड़े बनाएगा। याद आई बात। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिए थोड़े से ह्यूमर सेंस में, ताकि तुम्हें एग्जाम में याद आ जाए। हाँ सर ने बोला था कि भाई मेडिकल स्टोर पे जाके बोल दो कोई भी दवाई दे दे। अरे दवाई तो 100 तरह की है उसके पास, तो कोई भी दवाई क्या, तुम बताओ ना। तेल तो 10 तरह के हैं उसके पास, कौन से तुम बताओ ना। तो बिस्किट तो 10 तरह के हैं उसके पास, बिस्किट तो 10 तरह के हैं उसके पास, तो तुम बताओ ना। समझ गए, बस खेल खत्म। योगराज कह रहा है मैं सप्लाई नहीं करूंगा भाई, क्योंकि तूने बताया तो है नहीं। मैं आटे वाले लेगा, सूजी वाले लेगा, नमकीन लेगा, मीठे लेगा, क्रीम चाटेगा अंदर खोल के उसको, तो क्रीम वाले लेगा नहीं लेगा, चॉकलेट क्रीम लेगा, वनीला लेगा, तो बताओ ना भाई। सेक्शन बोलो जल्दी अगर याद है तो।
अनसर्टेन। बहुत बढ़िया बात, ऑनलाइन वाले बच्चों ने एकदम बिल्कुल सही बोला। वर्मा जी बहुत बढ़िया बात कही। सर सेक्शन 29 से क्वेश्चन है। आईसीआई को याद होना हो, तुम्हें याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया चौधरी साहब, बहुत बढ़िया यादव जी। सेक्शन 29। आशीष पूरन बहुत बढ़िया बात। किरण दीदी बहुत सही बात कही, है ना। उम्मीदों की किरण तुमसे ही है हमें। सेक्शन 29। अब सेक्शन 29 नोट से याद कर लो, रंग बिरंगे कॉमिक्स नोट्स है तुम्हारे, कॉमिक्स से सीधा याद कर सकते हैं सेक्शन 29। ठीक है, राइट। एज पर द सेक्शन, अब कैसे लिखेंगे, लिखने की प्रैक्टिस हमने बहुत बार की है। हाँ, एज पर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट, अब ये केस लॉ है ना, केस लॉ है, केस स्टडी है ना ये, तो इसको पीएससी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। पीएससी फॉर्मेट में लिख देते हैं भाई, ये मैंने तुम्हें फॉर्मेट पहले ही बनवाया है ना। ये हो गए पर्टिकुलर्स, सॉरी प्रोविजन, है ना, एनालिसिस और प्रोविजन। यहां लिख दो, पहले तो यहां लिख दो प्रोविजन के सेक्शन 29, फिर यहां लिखो एज पर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट, या फुल फॉर्म लिखनी है 1870, शॉर्ट में मत लिख देना, है ना। क्या लिखोगे, एग्रीमेंट, मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनिट, है ना। इफ मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट सर्टेन देन एग्रीमेंट इज वॉइड, यानी कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, देन एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, ये लिखोगे। अब इसमें केस लॉ तो था नहीं कोई, तो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स डिमांड 1 लीटर ऑयल फ्रॉम ऑयल शॉप हैविंग मल्टीपल वेराइटी, टाइप्स नहीं वेराइटी है ना, मल्टीपल वेराइटी ऑफ ऑयल, देन, है ना, 1 लीटर ऑयल डिमांडेड इज नॉट सर्टेन एज विच काइंड ऑफ ऑयल शुड बी सप्लाई। टाइम नहीं होगा तो दो एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, मेडिकल वाला एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया 29 का, है कि नहीं बात। अब इतना ही बहुत है, मतलब दिमाग में सोचो और क्या लिख दूं, डेफिनेशन याद है, एग्जांपल लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस बोलो, एनालिसिस में लिखेंगे इन द इंस्टेंट या प्रेजेंट केस। प्रेजेंट केस में कौन है, आयुष। मिस्टर आयुष इज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ऑर्डर 2000 बिस्किट पैकेट्स फ्रॉम योगराज एंड कंपनी, है ना। ही ऑल्सो गेव एडवांस मनी टू द कंपनी, बट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे खतरनाक बात है, बट ही डिड नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरी। अब इधर ना, अब जो जिस पेन से तुम लिख रहे हो उसी पेन से क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना, है ना, और यहां पे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना। अब उसे कैटेगरी नहीं बताई, अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, डज नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरी। देयरफॉर, ऐसा मत बनाना एग्जाम में लिखना देयरफॉर, है ना, देयरफॉर इट इज अनसर्टेन, है ना, एग्रीमेंट। कंक्लूजन बोलो, कंक्लूजन बोलो। हाँ पूरन भैया, एज पर के एग्जाम्पल की जगह आप चाहो तो, है ना, डिसाइडेड केस भी लिख सकते हो, एज पर डिसाइडेड केस। अब केस का नाम याद नहीं है तो डिसाइडेड केस लिख देता हूं भाई मैं, तो एग्जाम्पल लीजिएगा, डिसाइडेड केस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंक्लूजन बोलो, बिस्किट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन टू मिस्टर आयुष।
है ना, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में। आंसर तो हमें वही देना जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। राइट। तो मिस्टर आयुष ने सीयू फाइल किया कि मुझे कंपनसेशन दो, क्या योगराज को कंपनसेशन देने की जरूरत है? तो आप बोलोगे नहीं, योगराज को कंपनसेशन देने की जरूरत है बिकॉज अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड, है ना। तो नीचे लिख सकते हैं एज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन एज अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं भाई, ठीक है। सेक्शन 29 के साथ अगर तुम्हें लगता है थोड़ा सा और डेटा बढ़ाना है तो सेक्शन 10 भी लिख सकते हैं। याद आई बात? चल चल रही चल मेरी राम प्यारी, सेक्शन 10 उसमें तो लिखा है एसेंशियल एलिमेंट्स के हिसाब से क्या है कि वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन। तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, है ना। तो हमने इसका आंसर दिया 29 और 10 से। अब आई से अपने सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, सेक्शन लिखे ना लिख के भैया अपन लोग लिख के आएंगे, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर आईसीआई का सॉल्यूशन होता है उसमें तो सेक्शन ही लिखे होते हैं, आप जबरदस्ती फेलते रहते हो, एक केस लॉ भी डालो, केस लॉ भी डालो। भैया हम तो लिख के आएंगे भाई, मुझे तो अपने बगल वाले से ज्यादा नंबर चाहिए। बगल वाला सेक्शन लिख रहा है, बगल वाला केस लॉ लिख रहा, अरे तो उससे ज्यादा नंबर मुझे, उसे मिल गए 3 नंबर, 4 में से तो मुझे 4 में से 4 कम मिलेंगे जब मेरे उसमें क्या लिखा हो, सेक्शन या केस लॉ, तभी तो उसे लगेगा बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा है। और जब हमने करे हैं सेक्शन याद, कोशिश करिए याद करने की, करे भी है, केस लॉ भी करे इतने सारे, है ना। तो लिख के आने में कोई बुराई नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरा केस लॉ एकदम सही है। सर 1 हो गया, केस स्टडी था, मैंने लिख के दिखा दिया। ऐसे केस स्टडी लिखेगी, आगे तुम्हें बताइए कैसे लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने लिख के दिखा दिया, अब आगे तो बस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में लिखना तुम्हें आ ही जाएगा। इत्तेफाक से दूसरा क्वेश्चन भी क्या है सर, केस स्टडी है, बहुत मजेदार। और जो मैं तुमसे हमेशा कहता था एग्जाम में, जब मैंने क्लास में पढ़ाया था, जब मैंने कहा था सीए इंटर का है क्वेश्चन, लेकिन भैया वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये क्लास में कराया था भाई, सीए इंटर क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में आ चुका है। तो एग्जाम में फाउंडेशन लेवल पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, प्राइवेट कंपनी का है ना। राइट, बोलो क्या लिखा है। स्टेट विद पारसनाथ इंफ्रा हाई लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंप्लीट। क्या उन्हें नंबर ऑफ मेंबर कम करने की जरूरत है क्या? नाउ कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी। अब ये बताओ, पहले तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन बताओ भाई, बहुत बढ़िया बात, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ही शानदार। 268 मैंने कहा था भैया पब्लिक कंपनी का याद करना या मत करना, लेकिन प्राइवेट कंपनी का याद करना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, लेकिन प्राइवेट में हम कितने कर सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। अगर इस बंदे को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है ना, तो इसके अभी कितने मेंबर हैं, 215, ठीक है। इसको 200 से क्या करना पड़ेगा सर, कम करने पड़ेंगे। अब ये पूछ रहा है, बिल्कुल सही बात, 268 ईयर्स, 20 मेंबर ऐसे हैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात याद दिलाई थी तुम्हें भैया, जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तो मैंने तुमसे कहा था जिससे तुम्हारा भी पैचअप चल रहा है ना, तुम्हारी जिंदगी में तो कई लोग हैं भाई। पुराने जमाने में होता था हमारी तरह देवदास दिल जले, ठीक है, एक के पीछे पागल, है ना। अब तो भैया प्यार होता है बार बार, गाना ही चलता है। तो तुम्हारा जिससे ब्रेकअप हुआ वो हो गई एक्स, और जिससे चल रहा है ब्रेकअप का, है ना, पचड़ा, वो हो गई प्रेजेंट यानी कि वाई। वाई जिससे प्रेजेंट झगड़ा चल रहा है, अगर वो इंप्लॉई है, प्रेजेंट इंप्लॉई है, और वो शेयर होल्डर है, क्या है, तो इंप्लॉय और शेयर होल्डर को हम कंसीडर नहीं करते, हम उसे शेयर होल्डर के 200 के मेंबर में नहीं गिनते, याद है बात। और एक्स इंप्लॉय है, और मैंने कहा था एक्स इंप्लॉय ने कंटिन्यू शेयर होल्डर ले रखे हैं, क्या कर रखे हैं, कंटिन्यू शेयर ले रखे हैं, तो ये भी हम 200 में नहीं गिनते और ये भी हम 200 में नहीं गिनते, याद आ गई बात। एक्स प्लस शेयर ये 200 में नहीं आएंगे, वाई प्लस शेयर 200 में नहीं आएंगे, एक्स प्लस शेयर 200 में नहीं आएंगे, वाई प्लस शेयर 200 में, यानी तुम्हारी एक्स भी शेयर होल्डर, तुम्हारे घर की शेयर होल्डर नहीं है अभी, उसे घर थोड़े जाओगे, पैर छो पापा जी है तुम्हारे, ऐसे कर दोगे क्या, वहीं पिटोगे तुम। और जिससे चल रहा है उस पर भरोसा नहीं दे,
तो उसको भी नहीं ले सकते शेयर होल्डर बनाने घर पे कि तू मेरे घर की शेयर होल्डर बन जा। तो एक्स और वाई दोनों ही शेयर होल्डर नहीं है, है ना, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो। इसका मतलब शेयर होल्डर वही होता है जो एम्प्लॉय नहीं होता। अब सुनेंगे ध्यान से। 20 मेंबर है जिन्होंने 20 लोगों ने हमारे कंपनी के शेयर लिए थे 1 जून को। कब लिए थे भैया और कब तक रखे भैया, है ना, इसके बीच में लिए थे जून से लेकर, है ना। उनको शेयर कब अलॉट हुए, सॉरी ये एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय। ये 20 मेंबर जो एम्प्लॉय थे वो थे जून 21 से इतने बीच में एम्प्लॉय थे। अब सुनना खतरनाक बात, इनको शेयर कब मिले थे, पूरी दादा शेयर मिले 1 अप्रैल को। अब सुनना ध्यान से, अब मैं तुम्हें जो कह रहा हूं ये क्वेश्चन समझ गए ना तुम। अब ये बताओ एक्स और शेयर होल्डर, तुम्हारी एक्स और शेयर होल्डर एक ही समय पे होने चाहिए, बात समझ में, कि तुम्हारी वो एक्स भी हो और तुम्हारी वो शेयर होल्डर भी हो। और जो तुम्हारी वाई जिससे ब्रेकअप का बात चल रही है, तुम्हारी वो वाई भी है और वो शेयर होल्डर भी हो। दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, यानी दोनों चीजें सेम टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। अब 2007 में आते हैं, सुनना ध्यान से, 2017 में आते हैं। 2017 में वो कौन थे, शेयर होल्डर थे, लेकिन 2017 में वो एम्प्लॉय थे, क्या वो एक्स एम्प्लॉय थे, ना तुम्हारी वो प्रेजेंट एम्प्लॉय, ना तुम, चलो वाई की जगह पी लगाए तो बस, ना तुम्हारी वो प्रेजेंट एम्प्लॉय और ना तुम्हारी वो एक्स एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय तो है ही नहीं। अगर ये दोनों में से एक भी चीज छूटती है ना, तो फिर वो शेयर होल्डर है, फिर वो क्या है, फिर वो शेयर होल्डर है, फिर आप उन्हें 200 की कैटेगरी में लेंगे। अब ये बताओ क्या बनेगा आंसर, अब बोलो जल्दी। 31 अक्टूबर 2023 तक, है ना, विच आर हेल्ड बाय देम, 31 अक्टूबर 2023। नाउ द कंपनी वांट टू कन्वर्ट इनसेल्फ, स्टेट विद द रीजन, क्या उन्हें अपने मेंबर को रिड्यूस करने की जरूरत है या नहीं है। बताओ क्या लगता है भाई, 200 है ना, क्या अब ये शेयर होल्डर माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, 20 लोग शेयर होल्डर माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, शेयर होल्डर माने जाएंगे, ठीक है ना। यानी अब ये 20 लोग तुम्हारे मेंबर और एक्स एम्प्लॉय नहीं है, ये 20 लोग तुम्हारे शेयर होल्डर है, पक्के वाले, पक्के शेयर होल्डर है, एम्प्लॉय का कोई लोचा नहीं है, बात समझ में आई, राइट। तो कंपनी अभी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उन्हें अलग से अपने शेयर होल्डिंग घटानी पड़ेगी। वो ये नहीं बोल सकती कि इनके चक्कर में हमारे 215 में से 20 माइनस करो, हम कितने रह गए, 195। कंपनी ये नहीं बोल सकती, क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि वो 20 भी क्या है, शेयर होल्डर, क्योंकि वो 20 भी क्या है कि नहीं बात, है ना। तो आप बोलोगे दीज 20 मेंबर्स आर स्टिल शेयर होल्डर, हम इन्हें शेयर होल्डर मानेंगे, ठीक है। अब देखो आंसर कैसे लिखा, सेम पीएससी फॉर्मेट। पी में बताओ क्या लिखोगे, पी में एज पर सेक्शन 268 जो मैंने तुम्हें लिख के दिखाया, है ना। चलो देख लेते हैं, सीधा आईसीआई में से ही देख लेते हैं। तो हालांकि मुझे पता है अब तुम लिख दोगे ढंग से, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये लिखो बात बिल्कुल वैसी है ना। इतना डेटा क्या हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा, पूरी 268 लिखा, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है, यानी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हो गई, है ना। पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारी एक्स जो पहले एम्प्लॉय थी, है ना, राइट। शैल नॉट बी इंक्लूड इन द नंबर ऑफ मेंबर, इनको आप शेयर होल्डर्स के अंदर नहीं गिनेंगे। तो एम्प्लॉय को शेयर होल्डर पे नहीं गिनेंगे, जो एक्स है उसने अभी भी शेयर एक्स होकर शेयर ले रखे हैं, स्टिल शेयर ले रखे हैं, वो भी शेयर होल्डर में नहीं गिनेंगे। लेकिन बात, जो पहले एम्प्लॉय थी अब वो क्या है, स्टिल अभी भी क्या है, मेंबर है ऑफ द कंपनी, और कंटिन्यू टू बी द मेंबर, स्टिल अभी क्या है, वो स्टिल शेयर होल्डर है। तो जो एम्प्लॉय है वो तो शेयर होल्डर है ही नहीं, जो पहले एम्प्लॉय था एक्स एम्प्लॉय, वो भी शेयर होल्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर उसने भी शेयर ले रखे हैं, बात समझ में आई, ठीक है। ये भी नहीं आएंगे और ये भी नहीं आएंगे, कौन आएगा,
जो शेयर होल्डर हो पर इंप्लॉय ना हो, या जो अभी शेयर होल्डर हो तो एक्स इंप्लॉय ना हो, है कि नहीं बात? राइट, बात समझ में? वो आएंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये रहा एनालिसिस और ये रहा कंक्लूजन, ठीक है। 20 मेंबर जो इंप्लॉय और शेयर होल्डर का झोलझाल करते हैं, 20 मेंबर, है ना, नॉट द इंप्लॉय, वो इंप्लॉय नहीं थे। अगर वो जब वो इंप्लॉय नहीं थे यहां पर, तो अगर इंप्लॉय नहीं थे तो क्या है, प्योर शेयर होल्डर है। क्या है वो? प्योर शेयर होल्डर है, ठीक है ना। तो आप उन्हें क्या मानेंगे सर? मेंबर मानेंगे। आप उन्हें क्या मानेंगे? मेंबर मानेंगे, है ना। तो फिर कंपनी को रिक्वायर है कि वो 200 से नीचे अपने आप को लाए अगर उसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है। अब वो 195 बोल के क्या नहीं हो सकते, है ना, शेयर होल्डिंग नीचे नहीं करवा सकते। तो 20 जो इंप्लॉय हैं वो जब उनके पास शेयर होल्डिंग थी तब वो इंप्लॉय नहीं थे, तो वो क्या थे? शेयर होल्डर। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ग्रुप पे भी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था एमटीपी जब करेंगे तो जरूर ज्वाइन करना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए बात की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी एमटीपी में अगर तुम देखोगे तो इसके अलावा बाकी सब तुच्छ क्वेश्चन। अरे भाई पूरे 100 नंबर में से अब वो 5 नंबर का तो हक बनता है ना थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाने का। अब तो ये तो नहीं कहता पूरा का पूरा पेपर लड्डू कर देंगे। अब तुम देखो इस 4 मार्क्स के अलावा 96 नंबर का पेपर तुम्हें लड्डू लगेगा। अगला देख लो, नहीं यकीन हो रहा तो अगला देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रिस्क प्राइमा फेसी पास विद द ओनरशिप, रिस्क प्राइमा फेसी पास विद द ओनरशिप किससे पूछ रहा है? सेल्स ऑफ रिस्क और ओनरशिप गोस टुगेदर। अपने नोट्स में अपनी कॉमिक्स में मैंने गाना भी लिख के दे रखा है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, यानी कि वो सेक्शन था 26। बिल्कुल सही बात, याद आई बात? सेक्शन 26 क्या था मुन्ना मुन्नी? चलो ऐसे करें, सेक्शन 26 है ना। अब ये बताओ भाई 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन, 5 अंडर नीड नॉट टू परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। समझिए क्या है? तुम्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बोलो कब? जब दोनों की कंसेंट हो। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। जब दो, अरे भूल गए? हाँ पूरन भैया बहुत बढ़िया बात। अरे दो लोग जब सहमत हैं, कंसेंट हैं, तो पता कौन से? ब्रेकअप पार्टी। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है ऊपर, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, याद आई बात? नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, है ना, ये वाले। राइट, कोड भी लिखवाया था मैंने। कोड क्या लिखवाया था? वेवर, जहां सिमरन जहां जी ले अपनी जिंदगी, और मर्जर ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मैंने सीक्रेट कोड भी लिखवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो ये 7 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन। 5-7 पॉइंट जितने भी हैं वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 62 और सेक्शन 63 था। याद आ गई बात? डायरेक्ट क्वेश्चन आया। एलएलपी, एलएलपी बताएंगे भैया क्या लिखना है सर? डिफरेंस लिखना है ना। डिफरेंस, डिफरेंस कैसे लिखेंगे सर? टेबल बना के। तो ये डिफरेंस हमने एलएलपी और एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में हमने, है ना भाई, टेबल बना दी। यहां लिख दिया एलएलपी, यहां लिख दिया एलएलसी, ठीक है। बोलो जल्दी। पहला 2008, वो 2013, ठीक है। जो पर्सन इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहां क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। एलएलपी में क्या बोलते हैं कि एलएलपी नाम लगाना जरूरी है। एलएलपी वहां क्या लगाना जरूरी है? प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। वहां कितने होते हैं एलएलपी में? नंबर 2 मिनिमम और मैक्सिमम अनलिमिटेड। कंपनी में क्या होते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में मिनिमम 2 और मैक्सिमम, बोलो जल्दी, अनलिमिटेड। याद है बात? लिख दोगे? लिख दोगे तो आसान आसान सी बातें हैं, है ना। मैनेजमेंट डीपी देखता है, वहां पर डायरेक्टर देखते हैं,
डेजिग्नेटेड पार्टनर डीपी कितने होने चाहिए? डीपी 2 डीपी होने चाहिए। लेकिन अगर कंपनी में आओगे तो डायरेक्टर मिनिमम 2 प्राइवेट में और मिनिमम 3 पब्लिक में। तो ये सारी बातें है ना डिफरेंट का बेसिक लिख के लिखनी है, यानी आईसीआई ने जैसे सॉल्यूशन में दे रखा है बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है भाई। कोई बुराई नहीं है आईसीआई का सॉल्यूशन देखने में। ये देखो ये लिखी बात भाई, पार्टनर्स, मेंबर्स या शेयर होल्डर, है ना, एग्रीमेंट, यहां कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, यहां एलएलपी लगाना जरूरी है, यहां पे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी लगाना जरूरी है। यहां 2 मैक्सिमम नो लिमिट, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ठीक है। 7 और अनलिमिटेड, लायबिलिटी लिमिटेड है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। मैनेजमेंट कौन देखता है? डीपी इंक्लूडिंग पार्टनर, यहां कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां 2 डीपी, यहां 2 और 3, बिल्कुल ऐसे लिखना है विद बेसिक, ठीक है भैया। तो ये क्या हो गया सर आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया ना, पहला क्वेश्चन समाप्त। अब अगले क्वेश्चन आते हैं सर चॉइस, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा था भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ये चल रहा है। ए हो गया, बी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आसान था, यानी कि आप चाहो तो उसको कर सकते हैं, चॉइस में छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा क्या है? डायरेक्ट है, यानी कि 7, 5, 12 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन, 6 और 6 12। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखो तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट है और दूसरा क्वेश्चन केस स्टडी है। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट है, दूसरा क्वेश्चन केस स्टडी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बता देते हैं जो तुम्हें बहुत तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, नॉन रजिस्ट्रेशन से क्या दिक्कत आती है, याद आ गई बात? सेक्शन 69, बिल्कुल सही बात, सारे बच्चे बहुत होशियार, सेक्शन झट से याद आ गया। नॉन रजिस्ट्रेशन से पहले हम लिखेंगे कि भैया पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, बट सेक्शन 69 कुछ डिसेबिलिटी देता है। क्या देता है? डिसेबिलिटी देता है। वो डिसेबिलिटी अगर याद हो तो हमने बनाया था, कोई केस नहीं हो सकता एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर, सेट ऑफ नहीं हो सकता 100 रुपए से ज्यादा, है ना। दुखी पार्टी यानी आउटसाइड पार्टी, दुखी पार्टी क्या कर सकती है? स्यू ऑन फर्म, है ना। बट कंपनी या पार्टनरशिप कैन नॉट फाइल केस ऑन थर्ड पार्टी, यानी ग्राहक के ऊपर केस नहीं कर सकते। ये 4 हेडिंग थी, इसमें हमने लिख लिया था सारी बातें। फिर हमने लिखा था लेकिन कुछ अधिकार तब भी मिलते हैं क्या करने के, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है। पहला अधिकार है ना, डिसोल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, याद आई बात। 100 रुपए से नीचे तक का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको 2-3 बातें मिल जाएंगी जो अपने नोट्स में हमने पढ़ी हुई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। छोटू सच में छोटू है भाई, क्योंकि एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछ रहा है और वो 17 साल का है। बस 17 साल देखते ही, 18 से नीचे देखते ही खोपड़ी खुल जानी चाहिए तुम्हारी। हो रही ज्यादा जरूर माइनर का झोल है। बताओ अब, बताओ भैया बताओ, सेक्शन बोलेंगे पहले भाई। माइनर है सेक्शन 11, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनसाउंड माइंड होता सेक्शन 12, है ना। तो सेक्शन 11 प्लस सेक्शन 10 के साथ इसका जवाब देना है। सेक्शन 11 के हिसाब से डेफिनेशन लिख दोगे कि भैया कंपिटेंट कौन होता है? जो साउंड माइंड हो, जो 18 से ऊपर हो और जिसे डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। याद आ गई बात। अब बताओ, छोटू हैज 15,000 कैश बैलेंस, पापा के पास पूरे पैसे हैं, है ना। पेमेंट नहीं दी, अब बताएंगे भैया
केस कर दिया छोटू पे भी, उसके पापा पापा 29 बम कैसे बेटा पापा पापा पेट में आ गए। कंपनी वाले कह रहे हैं छोटू 15 दे दे, बाकी 10 आप दे दो भाई। कौन लायबल है पैसे पे करने के लिए? बोलो। माइनर की प्रॉपर्टी से लेंगे और फुल लाइबिलिटी। अब एक केस तो ये आता है, क्या इसमें सेक्शन 68 लगेगा या नहीं लगेगा? सेक्शन 68 लगा तो तुम बोलोगे छोटू की प्रॉपर्टी में से ले लेंगे, छोटू इज नॉट लायबल पर्सनली, उसकी प्रॉपर्टी में से ले लेंगे अगर सेक्शन 68 लगा। नेसेसिटी है या नहीं है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या पापा उसके पैसे देंगे या नहीं देंगे? बोलो। हमने पढ़ा था फादर इज नॉट, पेरेंट्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द माइनर। माइनर के उल्टे सीधे कामों के लिए माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। पहली बात तो ये हमने पढ़ ली थी सेक्शन 11 में, जब हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे। दूसरा 68 लगेगा नहीं लगेगा? अगर 68 लगेगा तो प्रॉपर्टी में से देंगे, 68 नहीं लगा तो मोहिरी बीवी धर्मदास घोष के हिसाब से मोबाइल कंपनी का पैसा मर गया। और 68 लगेगा तो मोबाइल कंपनी का पैसा बच सकता है, छोटू की प्रॉपर्टी से लेकर 15,000 तो मिल ही जाएंगे भाई। 15,000 मिलेंगे अगर 68 लगा, 15 भी ना मिलेंगे, 15 भी ना मिलेंगे अगर 68 नहीं लगा। सारी जिम्मेदारी 68 के ऊपर डाल दी। 68 है तो 15,000 दो, 68 नहीं है तो घर जाओ, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, खेल खत्म, मोबाइल कंपनी गई काम से। 68 है कैसे है? नेसेसिटी कैसे मान रहे हो? बिल्कुल सही बात। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल लिया है तो ऑनलाइन क्लासेस इज नेसेसिटी। बात समझ में आई? राइट। अब देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया, राइट, वो ठीक है कि नहीं, और साथ में ये भी देख लेंगे अगला डायरेक्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन, ये वाला पेज पूरा हो जाएगा। अनपेड सेलर, मुन्ना मुन्नी, अनपेड सेलर का राइट बताओ रीसेल करने पर। क्या अनपेड सेलर रीसेल कर सकता है? बोलो भैया। ये एक मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा क्योंकि ये हमने अलग अलग जगह पे पढ़ा है। हाँ, रीसेल कर सकता है कब? जब वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाए तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या करेगा? रीसेल। जब वो राइट ऑफ लियन लगा रहा है तो लियन लाए करेगा क्या? ओ भाई, लियन लाए करेगा क्या? रीसेल। याद आई बात? भाई मैंने अपने गुड्स को जब्त कर लिया और तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा? रीसेल। स्टॉपेज इन ट्रांजिट था, क्या करूंगा? रीसेल। तो इसको यहीं से याद कर लेंगे। ये बहुत क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनाया है ना, राइट। अब इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं कि छोटू वाला क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं है। छोटू वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 3 का बी है ना। ये रहा भाई, ये रहा। माइनर इज नॉट कैपेबल इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। ये बात तो हम लिखनी पड़ेगी। कौन सा केस डाल देंगे? मोहरी बी वर्सेस धर्मदास घोष। ये रही बात। माइनर और गार्जियन और पेरेंट आर आल्सो नॉट लायबल फॉर द, बिल्कुल सही बात। माँ जिम्मेदार नहीं होंगे। भैया तुम बल कल को बम फोड़ दो, तालिबान से बम बना के आ रहे हो तुम, तो पापा जेल जाएंगे क्या? ये मैंने क्लास में तुम्हें बताई थी। लेकिन तीसरा मुद्दा, अगर नेसेसिटी है तो उसकी प्रॉपर्टी में जो 15,000 रुपए पड़े हैं वो ले सकते हो। माइनर इज नॉट, लेकिन प्रॉपर्टी में से लेना, उसको पर्सनली लायबल नहीं करना। प्रोविजन लिख दिए सारे, हालांकि ये प्रोविजन थोड़ा छोटा है, मैं एग्जाम में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए, है कि नहीं बात? 68 को लिखोगे, 11 को लिखोगे तरीके से। अब क्या लिखूंगा? ये चाहे तुम छोटा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन द प्रेजेंट केस पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं वो लायबल नहीं होंगे एज पर द अफोरसेड डिस्कशन। क्या लिख दोगे? एज पर अफोरसेड डिस्कशन पेरेंट लायबल नहीं है। छोटू की जो असेट है कितने रुपए? 15,000 रुपए, ये लायबल है। क्यों? क्यों? बिकॉज एज पर सेक्शन 68, बोलो, मोबाइल फोन परचेज फॉर द क्लासेस इज नेसेसिटी। अब बताओ आईसीएआई क्या गलती है? आईसीएआई ने अपने सॉल्यूशन में 68 मिस कर दिया, फिर एग्जाम में नंबर काट लोगे क्योंकि तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि 15,000 रुपए छोटू की रिकवर किया जा सकता है उसके
खाते में से। अरे बताओ ना रिकवर क्यों किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या है, नेसेसिटी है ना। यहां लिख दिया छोटू एसेट इज लायबल। अरे बताओ ना छोटू एसेट लायबल क्यों है, छोटू एसेट तभी लायबल होगी जब नेसेसिटी होगी। तो ऐसे 2-3 लाइन खा गया, यहां पे सेक्शन 68 खा गया, तो हमें एग्जाम में 68 लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीसेल कब कब करोगे आप, सेक्शन 54 के हिसाब से रीसेल कब कब होगा। तो भाई अगर पेरिशेबल नेचर का तो याद है, तो बिना नोटिस दिए रीसेल कर देना। अगर पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो नोटिस देके रीसेल करना। याद आ गई होगी बात, है ना। फिर इसमें वही वाली बात है, अगर मैंने नोटिस देके रीसेल किया है तो जो प्रॉफिट है वो मेरा, और जो लॉस होगा मैं रिकवर करूंगा। याद आई बात। अगर नोटिस नहीं दिया तो फिर नहीं हो सकता, जो मैंने अपने नोट्स में टेबल बना रखी है। ठीक है, अगली बात, अगर आपने स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाया है और फिर तुमने सनी देओल को वापस बुला लिया, मैं निकला गड्डी, सनी देओल वापस आ गया। अरे सनी देओल को वापस बुला के जो वो गुड्स है उनका करोगे क्या, रीसेल। ठीक है ना, राइट। और साथ साथ क्या करोगे, राइट ऑफ लियन वाला ले सकते हो। अगर मेरा राइट ऑफ लियन है तो भी लियन करके करूंगा क्या, तुम पैसे नहीं दोगे कर दूंगा, रीसेल कर दूंगा। और एक और बात, कई बार हम रीसेल वाली बात एक्सप्रेसली रिजर्व कर लेते हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट। याद है बात, सेक्शन 26 लागा रे लागा नमक इसका, मैंने कहा था सेक्शन 25 नमक है, नमक है ना। सेक्शन 25 वो नमक है जो आपको अधिकार देता है कि जब तक पैसे ना मिले राइट ऑफ डिस्पोजेबल अपने पास रखना। तो सेक्शन 25 लिख सकता हूं मैं, है कि नहीं बात। ठीक है, राइट। ये छोड़ देना, ये कुछ इधर उधर की बेकार की बात लिख रखी, ये छोड़ देना, ये बाकी सारे बातें लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो मुझे लगता है इस पूरे पेपर में जो क्वेश्चन छोड़ने वाला था वो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। वो भी इस पॉइंट की वजह से कि बच्चे के दिमाग में ये नहीं आता कि रीसेल कहां कहां, रीसेल के पॉइंट मैंने कहां कहां पढ़े हैं। बात समझ में आई। तो चलो मैंने मान लिया एग्जाम में कि तुमने एग्जाम में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन 4 क्या किया, छोड़ दिया। किसकी वजह छोड़ा, इसकी वजह छोड़ा कि सर 6 मार्क्स में मुझे याद नहीं आ रहा, 6 मार्क्स में तो मुझे 2-3 पॉइंट याद आ रहे हैं कि जब मैं लियन लगाऊंगा तो रीसेल करूंगा, और जब मैं स्टॉपेज करके वापस बुलाऊंगा तो रीसेल करूंगा। आपके दिमाग से निकल गई नोटिस वाली बात, मान लिया। अब 2 पॉइंट में 6 तो मिलेंगे नहीं, आपने क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर दिया, छोड़ दिया। कोई है ना भाई, चॉइस से छोड़ दिया मैंने, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अभी भी छोड़ देंगे, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट जो इधर उधर से था, दूसरा पॉइंट कैसा है सर। सीधा पहले कूदो क्वेश्चन पे, कहां से क्वेश्चन है, अब भूल जाओ बाकी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पे फोकस करो, किसकी बात कर रहा है वो, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। सबसे खतरनाक वर्ड, टू सेव द लॉस ऑफ द फर्म ए सोल्ड द स्टॉक, यानी कि ये भी मत पढ़ो, उसने फर्म को बचाने के लिए जो किया, फर्म को बचाने के लिए किया। याद आई बात, मैंने तुम्हें सेक्शन लिखवाए थे, फर्म को बचाने के लिए अगर कोई काम करेगा तो फर्म को उसकी भरपाई पार्टनर को देनी पड़ेगी। हमने बोला था राइट टू इंडेमनीफाई, भरपाई को क्या बोलते हैं, याद आई बात। मैंने मजाक में एक एग्जाम्पल लिया था कि भैया एक फर्म में आग लग गई और तुम वहां फर्म में पार्टनर थे, तुम मुंह में भर भर के पानी फेंक रहे हो, याद आई बात। तो तुमने कहा बाल्टी भर भर के पानी फेंको, मैं तो मुंह में भर भर के पानी फेंक रहा था, जान लगा दी मैंने फर्म को बचाने के लिए, और अपनी जेब से पैसे दिए लोगों को, है ना, फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए, पानी फेंकने। तो फर्म भरपाई करेगी नहीं करेगी, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी फर्म को लॉस बचाने का, फर्म को बचाने के लिए पार्टनर काम करता है तो क्या होगा सर, सेक्शन 13 में पूछता है ना, तो सेक्शन 13 हमने शायद पढ़ा था, है कि नहीं बात। हाँ, और सेक्शन 21 भी शायद था, एक्ट ऑफ पार्टनर इन इमरजेंसी, तो सेक्शन 21 भी था शायद। ठीक है, तो आप दोनों सेक्शन लिख के आएंगे सर, राइट, दोनों सेक्शन लिख के आएंगे, एक्ट ऑफ द पार्टनर इन इमरजेंसी, और सेक्शन 13 का कौन सा था, ABCD में से याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो बच्चे कह रहे थे सेक्शन E। हाँ, तो 13E
और सेक्शन 21, दोनों में ही मैंने तुम्हें बताई थी बात कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोला गया है, तो दोनों लिख के आएंगे सर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वेदर बी कैन डू सो, अपना पैसा ले सकता है बचाने के लिए, आप कहोगे यस ले सकता है, PAC फॉर्मेट में हम इसे लिखेंगे। अब आया सर पांचवा और छठा, फिर आपकी MTP आज की खत्म। रामविलास यादव जी आगे भाई, जल्दी से पढ़ेंगे रामविलास यादव जी क्या कह रहे हैं। बाहर से नहीं आ गए, क्वेश्चन में आ गए। शेल शोगा से पूछा, शोगा से, क्या चिप्स कंपनी पैसा ले सकती है नहीं ले सकती यादव जी से? अब मुद्दे की लाइन पढ़ते हैं, इसमें क्या है। एक तो ये एग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, गुड्स कब डिलीवर होंगे, तो ये हुआ एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है भाई। पूरी दादा, बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी पोटैटो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। राम विलास यादव कह रहे हैं मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और लॉस चिप्स की कंपनी झेलेगी। अब बताओ, सिंपल है, पता कौन सा, तुम याद नहीं आ रहा, सेक्शन 8, गुड्स डिस्ट्रॉय बिफोर सेल बिकम एग्रीमेंट, बिफोर एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। लो तुम्हें दिखा देता हूं, तुमने क्या टुच्ची बात कर दी, इसलिए मैंने सेल्स, क्योंकि कुछ बच्चे ग्रुप पे पूछ रहे थे कि सर किससे डिफाइन करें, तो इसलिए मैंने सेल्स ऑफ गुड की फाइल यहां लगा रखी है भाई तुम्हारे लिए। इसलिए पहले बताओ किसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट टू सेल या सेल, एग्रीमेंट टू सेल है। तो सबसे पहले तो जब बेसिक पे जाएंगे भाई, तो पहले तुम क्या लिखोगे, पहले तुम जब सेल की डेफिनेशन लिखोगे तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, हेयर सेल्स इंक्लूड बोथ सेल एज वेल एज, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड बोथ एग्रीमेंट एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। ये लिख दिया तो याद होगी, रट्टे लगा लेते हैं आराम से, है कि नहीं बात। फिर ये गुड्स कब बिकेंगे, फ्यूचर गुड्स, फुटूरे हो गए, FUTURE फुटूरे, तो फुटूरे गुड्स पे आ गए। चाहो तो लिख दो फुटूरे गुड्स की डेफिनेशन, ये लिखी बात। फ्यूचर गुड्स ये वाला सेक्शन, फ्यूचर गुड्स पहले लिखा हमने 4 सबसेक्शन 1, फिर लिखा 2 सबसेक्शन 6, फ्यूचर गुड्स आर द गुड्स विच इज टू बी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस, दे आर एग्रीमेंट टू सेल, है ना, एंड दे कैन नॉट बी ट्रांसफर, जो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। एक एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई बात नहीं। 4 1 लिखा, 2 6 लिखा, फिर देखो सिंपल सिंपल डिट्टो क्वेश्चन अपनी कॉमिक्स में, लॉ पहले देखो लॉ, और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि क्वेश्चन हमारे नोट्स में एग्जाम्पल भी पोटैटो का है, बस फर्क क्या है, यहां पोटैटो को कौन खा गया, कीड़े खा गए, वहां पोटैटो कौन खा गया, फ्लड खा गया, बस सिर्फ इतना फर्क है। अब इतनी तो रहमत मेरे ऊपर कर सकते हो ना, है कि नहीं बात, कि सर आपके नोट्स में से क्वेश्चन है, नोट्स के क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम में। पोटैटो भी लिखा है, डिसीज की जगह फ्लड, अरे पोटैटो की जगह गोभी भी तो हो सकती थी, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आलू था या गोभी थी, और इससे क्या फर्क पड़ता है कि फ्लड से खराब हो गया या डिसीज से खराब हो गया। एग्जाम में डिट्टो लिखा आया नहीं आया, तो मैंने तुमसे पहले कहा था, चाहे टीपा हो सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो, केस लॉ याद हो ना हो कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा केस लॉ याद करो, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, केस लॉ याद हो ना हो, एग्जाम्पल जरूर रट लेना या ढंग से पढ़ लेना। अब बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है सर ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ICI की बुक में तो है नहीं, आपकी किताब में आपने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपने तो जबरदस्ती का डेटा बढ़ा रखा है, एक्स्ट्रा दे रखे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो आप,
तो भाई कुछ छीन तो नहीं रहा ना, कुछ दे ही रहा हूं ना। इल्जाम तो इस बात का लगाओ मेरे ऊपर कि तुम्हें कम पढ़ा रहा हूं मैं। बच्चा इल्जाम लगाता है एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो। आज बात समझ में आ गई ना, तुम्हें एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सेम एग्जाम्पल जो आईसीए, अब ये तुम्हें एग्जाम्पल आईसीए की बुक में नहीं है, लेकिन बच्चा कहता है आपने इतनी चीजें क्यों दे रखी है, जबरदस्ती पेज बढ़ा रखे हैं और हमें टेंशन होती है पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई अगर तुमने पढ़ भी लिया कुछ एक्स्ट्रा, तो एग्जाम में डिट्टो केस मिला नहीं मिला, तुमने रिवीजन में 2 बार 3 बार 4 बार जब से रिवाइज किया, तुम्हारे एग्जाम में आराम से दिमाग में आएगा। अब देखो सारे बच्चे ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सेक्शन 8 सेक्शन 8 सेक्शन 8, मैं तो कह रहा हूं तुम्हें सेक्शन भी याद ना हो, तुम्हें सॉल्यूशन याद होना चाहिए, है ना। क्या लिखना है, सेक्शन 8 याद है, अच्छी बात है। एग्रीमेंट टू सेल, सेल बनने के बीच में अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर कोई भी गुड डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, और वो सेल कौन सी हो, एग्रीमेंट टू सेल। हमारे क्वेश्चन में एग्रीमेंट टू सेल है, यादव जी ने एग्रीमेंट टू सेल किया चिप्स कंपनी से, डिस्ट्रॉय हो गए। अब वो बताओ बाढ़ कौन लाया, चिप्स कंपनी लाई, यादव जी लाए। तो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, ना सेलर का फॉल्ट ना बायर का फॉल्ट। और बताओ सेल, एग्रीमेंट टू सेल, सेल बनने से पहले खत्म हो गया नहीं हो गया, गुड्स पैरिश हो गए, बेकार हो गए सेल होने से पहले। क्या आंसर लिखूंगा, एग्रीमेंट बिटवीन द चिप्स कंपनी एंड यादव जी बिकम्स वॉइड, है ना। चिप कंपनी अब लॉस नहीं झेलेगी। वो क्यों झेलेगी भाई, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से क्या हुआ है, तो एडवांस दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा, वापस रिफंड करना पड़ेगा। तो जो भाई जो मैं अयो होता आई से क्वेश्चन कहां से बनाएगा, है ना। क्वेश्चन तो हटाए से बन गए। हाँ तो क्वेश्चन वो लाएगा कहां से, तो इधर उधर की बुक्स हो गई, बेयर एक्ट हो गया, वहां से उठाता आईसीआई। अब वही मैंने क्या किया, इधर उधर की बुक से क्या किया, केस लॉ उठा के आपके क्वेश्चन में डाल दिए। अब आईसीआई की बुक में हो ना हो, अब ये क्वेश्चन मुझे इंटर केस लॉ मुझे इंटर की किताब में से मिले थे, कि जब सेल्स ऑफ गुड्स पहले किस में था, सी इंटर में था, तो ये केस लॉ था, मैंने केस लॉ उठाया अपनी बुक में लगा दिया। भाई केस लॉ तो पढ़ा सकता हूँ। अब बच्चा इसमें बोलता है सर आप एक्स्ट्रा पढ़ाते हो, हमने यूट्यूब पे देखा आपके नोट ज़्यादा हैं, आपकी ज़्यादा क्लास होती है, आपके सर सेल्स ऑफ गुड्स के 16-17 लेक्चर है सर ऑनलाइन पे, हमने देखा आपके उसमें, है कि नहीं बात। बाकी तो 10 में खत्म हो जाता है। अरे भाई ये ऐसी चीजें एग्जाम में काम आती हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने में कभी कोई नुकसान नहीं है। हाँ मुझे लगता है कुछ बच्चों को बोझ लगता है एक्स्ट्रा पढ़ना, लेकिन उसे बोझ की तरह मत समझो, ये समझो कि यही क्वेश्चन आ गया तो कम से कम मेरे नंबर तो पक्के होंगे। तो देख लो यही लिखा है, ये रहा भाई, पहले डेफिनेशन लिख दी, ये लिख दिया। अब आईसीआई ने सीधा आंसर दे दिया, आईसीआई सेक्शन 8 खा गया, आईसीआई सेक्शन 8 खा गया, बताओ। तो हमें एग्जाम में सेक्शन 8 लिखना है, डिट्टो सेक्शन 8 का क्वेश्चन है भाई, ये लिखी बात। गुड्स वर नॉट असर्टेन, प्रॉपर्टी नॉट पास टू द बायर, हैंस रिटर्न द प्राइस टू द अन्ना कंपनी, क्योंकि क्या हो चुका है, फ्यूचर गुड्स है और सेक्शन 8 के हिसाब से वो वॉइड हो चुका है। तो सेक्शन 8 के हिसाब से हम आंसर देंगे, है ना, राइट। आईसीआई ने सेक्शन 8 के हिसाब से आंसर, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के लेकर, सिंपल सेक्शन है सेक्शन 8 के हिसाब से। बात समझ में आ गई। अब 5वें का ए हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ 5B। एओए यानी एओए से पता लग रहा है सर कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है। एओए याद आ गई बात, मैग्ना कार्टर होता है, इंटरनल बायलॉज बताता है, वो जो मैंने 5 आपको सीक्रेट वर्ड लिखवाए थे कि ये 5 सीक्रेट वर्ड एओए के एग्जाम में लिख के आने हैं, ठीक है। वो कह रहा है ही वॉज नॉट बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ एओए के प्रोविजन से बाउंड नहीं होगा और अपने शेयर बेच देगा और वो इंसॉल्वेंट हो गया। वेदर ऑफिशियल असाइन इज बाउंड बाय एओए और नॉट, बोले जल्दी। अगर कोई भी इंसॉल्वेंट होता है
तो शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी सोल्ड टू द अदर पर्सन एट द प्राइस फिक्स्ड बाय डायरेक्टर। मिस्टर नीरज जो एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट है, ऑफिशियल असाइनी, हिज ऑफिशियल असाइनी इन इंसॉल्वेंसी क्लेम दैट इट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ एओए। बोलो, क्या ऑफिशियल असाइनी शेयर रख लेगा या बेच देगा? बोलो क्या लगता है? अरे नलायको, देवा रे देवा, हे भगवान। अरे भाई मेरे एक बार बताओ, होश में सुनो, पोता बाप से बड़ा हो जाएगा और पोता तो दद्दू से ही बड़ा हो जाएगा? बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं ना, बताई थी नहीं बात। बेटा बाप से बड़ा नहीं हो सकता और बेटा, बाप तो छोड़ो, बाप के बाप से बड़ा नहीं हो सकता। आर्टिकल है बच्चा, पापा कौन हो गए? मोआ। ये चेन लिखवाई थी ओ ऑनलाइन वालों, एओए का पापा मोआ और मोआ के पापा कंपनीज एक्ट। एओए के पापा, एओए कैन नॉट ओवर रूल द मोआ एंड एओए कैन नॉट ओवर रूल द दद्दू। अब क्या लिखा है? और एओए में क्या लिखा है कि हम एओए को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? बातें लिख भी सकते हैं, है ना। इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर, हिज शेयर ऑफ द कंपनी शुड बी सोल्ड, है ना, कि इंसॉल्वेंसी अगर होगी तो शेयर किसको बेचा जाएगा? सोल्ड ऑफ टू द अदर पर्सन, जो डायरेक्टर बताएगा। मिस्टर नीरज की इंसॉल्वेंसी हो गई, प्राइवेट कंपनी थे, है कि नहीं बात। अब जो उनका ऑफिशियल असाइनी आया वो कह रहा है तुम एओ के हिसाब से नहीं बेच सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम एओ के हिसाब से नहीं जाओगे, है ना। हिज ऑफिशियल असाइनी इंसॉल्वेंसी क्लेम दैट देयर ही वाज नॉट बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ एओए। जो तुमने एओ में लिखवाया इससे बाउंड नहीं होंगे, जो डायरेक्टर बताएगा उस पे से भी बाउंड नहीं होंगे, जो हम बताएंगे उस पे शेयर बेचे जाएंगे, ठीक है। तो एओए मेमोरेंडम से ऊपर नहीं जाएगा, एओए कंपनी एक्ट से ऊपर नहीं जाएगा। अगर कंपनीज एक्ट ने ऑथराइज कर रखा है कि आप एओए में कोई भी बात लिख दो और वो वाली बात किससे ऊपर नहीं जानी चाहिए? मोआ या कंपनी एक्ट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो वो अलाउड है। तो ये वाली बात ना मोआ से ऊपर है, क्योंकि मोआ में ऐसी बात लिखी नहीं, क्योंकि मेमोरेंडम में तो क्लॉज लिखे हैं वो, नो लोकल सीए वाले, याद आ गई बात। और कंपनीज एक्ट में भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी, है ना। हालांकि ये थोड़ा सी इंटर की तरफ ले जाती है बात, तो सी इंटर में जब आप आगे पढ़ोगे तो कंपनीज एक्ट में भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि आप प्राइवेट कंपनी एओ में ये वाली बात नहीं डाल सकती। तो जब मैं दद्दू से ऊपर नहीं जा रहा, जब मैं पापा से ऊपर नहीं जा रहा, दादू से ऊपर नहीं जा रहा, तो मेरी बात कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या? ऑफिशियल असाइनी जो आया, क्या वो बाउंड होगा या नहीं होगा एओए का? तो आप क्या बोलोगे? एओए से बाउंड होगा, क्योंकि एओए ने ना अपने बाप से ऊपर गया, एओए ना दादू से ऊपर गया। तो अपने बाप के और अपने दादू के अंडर काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट। अब जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, डिविडेंड बांट दो कैपिटल से, तो ये बाप से नहीं, ये दद्दू से ऊपर की बात चलेगी, क्योंकि दद्दू ने क्या लिख रखा है? डिविडेंड सिर्फ किससे बढ़ता है? प्रॉफिट से। कैपिटल से कैसे बांट देगा भाई तू? तो तुम कह सकते हो तो अपने बाप दादाओं से ऊपर जा रहा है, तो कैंसिल है बात, है ना। एओ में लिख दो कि मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगा कट्टा लिमिटेड, बंदूक लिमिटेड, चरस लिमिटेड, तो वो अपने बाप से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मेमोरेंडम ने क्या बोला है? गलत नाम नहीं रख सकते आप, है कि नहीं बात। लेकिन यहां तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर एओए में बाउंड होगा। हालांकि ये थोड़ा सा सीए इंटर के लेवल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये देखो लिखी बात, मेमोरेंडम कंटेन द फंडामेंटल कंडीशन, तो मेमोरेंडम की बात है अकॉर्डिंग टू डिसीजन टेकन बाय द, चाहे तुम याद मत करना केस लॉ, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एओए ऑफ द कंपनी इज द मैग्ना कार्टा, याद आ गई बात, विच कंटेन द इंटरनल बायलॉज बिटवीन द कंपनी एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंपनी एंड द मेंबर।
It is to be said that official assignee on the basis of above, it is to be said that official assignee is bound by AOA. तुम साथ में ये भी जोड़ देना, AOA is applicable, AOA is applicable if not overrule MOA and कंपनीज एक्ट 2013. AOA वैलिड होता है ना, राइट, और वो इन दोनों से अगर ऊपर ही नहीं जा रहा है तो बाकी तो AOA मैग्ना कार्टा होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के बायलॉज, कंपनी और कंपनी के मेंबर के रिलेशन लिखे जाते हैं. क्या लिखे जाते हैं? ये बात किस में लिखी है? सेक्शन 5 ही तो है. मेमोरेंडम आर्टिकल कौन सेक्शन था? 5. एक बार चेक करना आर्टिकल कौन सेक्शन था ऑनलाइन वाले बच्चों. तो ये था कि आर्टिकल क्या बताता है? आर्टिकल बताता है राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर एंड द कंपनी. अरे तो मेंबर एंड द कंपनी, मेंबर एंड द कंपनी, मेंबर एंड द कंपनी. हाँ, ऑनलाइन वाले ने कंफर्म कर दिया सेक्शन 5 है सर, है ना. तो सेक्शन 5 का हवाला लिख के देके आएंगे, सेक्शन 5 का हवाला लिख के देके आएंगे. ठीक है, इधर देखो सेक्शन 5 क्या बोलता है? मेंबर और कंपनी के जो रिश्ता है वो सेक्शन 5 आर्टिकल में लिखता है, तो हमने लिख रखा है मेंबर ऑफ कंपनी. अगला बताएंगे सर 6, आखिरी सवाल. भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे टुच्चा क्वेश्चन क्या ही मिलेगा एग्जाम में. सेक्शन बता दो. नेचुरल लव एंड अफेक्शन. ऑनलाइन वालों बहुत बढ़िया. 25-1 ये था नेचुरल लव एंड अफेक्शन. बताना 25-2 क्या था? 25-2 क्या था? भूल गए? 25-3 क्या था? टाइम बार डेट वाला. 25-2 क्या था? प्रॉमिस टू कंपनसेट, पर्स डूबते हुए को बचा लिया. और 25 क्या था? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. सीधा क्वेश्चन. तो ये आ गया टाइम बार डेट, ये आ गया 25-1. सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सिर्फ प्राइमा फेसी एविडेंस होता, कंक्लूसिव नहीं होता. सेक्शन 6 याद है बात. प्लस केडी कामत. सबसे पहले क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी. दूसरे स्टेप में क्या चेक करते हैं? प्रॉफिट. और तीसरे स्टेप में देखते हैं एग्रीमेंट है. याद है बात. तो सेक्शन 6 किसका सर? टीपा का. आखिरी सवाल बता दो भाई. टुच्चा क्वेश्चन. कंपनी बनी सिंगापुर में, ऑफिस है पुणे में. क्या ये कंपनी इंडिया के हिसाब से फॉरेन कंपनी कहलाई जाएगी क्या? फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बोलना. पिछले अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन डायरेक्ट आई थी. इस बार आईसीआई ने क्या क्या मजे ले लिए, डायरेक्ट पूछने के बजाय फॉरेन कंपनी का केस स्टडी बना दी. फॉरेन कंपनी बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी भाई. फॉरेन कंपनी क्या था? कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? इंडिया में. किस फॉर्म में? वेदर थ्रू एजेंट, वेदर थ्रू एनी ऑफिस, और वेदर ई मोड, है ना. कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया और अदर मैनर. ऑफिस हो गया नहीं हो गया? इनकॉर्पोरेट इंडिया और इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हैंस प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड. तो एमएमसी लिमिटेड इज फॉरेन कंपनी एज पर द
सेक्शन 2 सब सेक्शन 42। सर अब बताओ, ये अब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब एमटीपी दिए तो। सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मुझे लगा कंफ्यूज होने वाली बात है, और वो मान लो इंपॉर्टेंट, वो कंपलसरी क्वेश्चन में है, वो प्राइवेट कंपनी वाला। ठीक है, 4 नंबर गए, 4 नंबर तो गए ना, तो 96 तो नंबर तो है तुम्हारे पास चॉइस के साथ, तो 96 में से 50 नंबर नहीं ला सकते तुम? इतनी तो इज्जत रखोगे खुद के ऊपर, खुद के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के वो तो सिंपल है ही, हाँ है कि नहीं बात? तो भाई कुछ भी नहीं है मुश्किल पास होना, तुम्हें ढंग से सेक्शन याद होने चाहिए, ढंग से बस डेफिनेशन या प्रोविजन याद होने चाहिए। कंक्लूजन एनालिसिस में कुछ भी इतना है नहीं, वो घबराहट ही है जिससे बच्चों के नंबर है ना कम आते हैं। अब वो घबराहट होती है कि पेपर छूट जाता है, बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भैया देखो, जिन बच्चों को टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन नहीं है ना, जिन बच्चों को टेंशन हो रही है तो वैसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो बच्चे मुझे आलसी प्रवृत्ति के लगते हैं। जिनको टेंशन हो रही है, टेंशन लेना अच्छी बात है, देखो थोड़ी घबराहट होना अच्छी बात है, लेकिन भैया अगर टेंशन है ना, तो मेरे एक बात ध्यान रखना, टेंशन अगर है तो भैया टेंशन इज द ऑल्सो अनदर नेम ऑफ लेजीनेस। तो आप आलसी हैं, क्योंकि टेंशन होती उसे है जो कुछ करना नहीं चाहता, है ना। टेंशन होती ही जब होती है जब आप पढ़ नहीं रहे होते, आप कुछ कर नहीं रहे होते, आपका मन नहीं लग रहा होता पढ़ाई में, और आपको लग रहा होता कि कोर्स बहुत ज्यादा है, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये टेंशन रहती है। और जिसे टेंशन नहीं है, टेंशन घबराहट में फर्क है। घबराहट मतलब मुझे आता है, बस मुझे एक एग्जाम फियर है, फोबिया है बस, है ना। घबराहट है, दिल थोड़ा सा दिल हूं करे घबराए, है ना, ऐसे गाने चलते हैं, ठीक है, बाकी दिल तेजी से धड़कता है, वो टेंशन नहीं होती, वो सिर्फ एक एग्जाम फियर होता है। टेंशन का मतलब है कि पूरे दिन आप बैठे हो, माथा फोड़ दो दीवारें मार मार के, यार मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, उससे पूछ लेता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ, दोस्त को कॉल कर लेता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, अच्छा ये बच्चे तो कह रहे हैं पहले अटेम्प्ट में तो पास होता ही नहीं, अच्छा इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ, मैं दूसरे की तैयारी, ये उन्हें टेंशन है। क्यों? टेंशन इज द अनदर नेम ऑफ लेजीनेस। और अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं ना, तो क्या करो, काम करो भाई। और तुम्हारा काम क्या? पढ़ना। अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, क्या करो? पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो टेंशन रिलीज होगी, और पढ़ाई नहीं करोगे तो टेंशन बढ़ती चली जाएगी। तो इससे पहले वो गुब्बारे में हवा भरते हो फटेगा ना, इससे पहले कि वो दिमाग में तुम्हारे फट जाए, वो फिर तुम्हें लगे नहीं हो पा रहा, पढ़ाई करो और टेंशन रिलीज करो। और मेरी अगली बात ध्यान रखना, सक्सेसफुल बंदे के लिए सिर्फ 24 घंटे में से 1 ही मिनट होता है सोचने के लिए। फॉर एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज ओनली 1 मिनट टू थिंक, रेस्ट मिनट्स आर फॉर वर्क। बाकी काम किसके होते हैं? बाकी 23 घंटे, है ना, 55 मिनट किसके होते हैं? काम के होते हैं। 1 मिनट ही सोचने का होता है कि अब मुझे ये पढ़ना है बस, और ये खत्म करना, अब इसको खत्म करके उठूंगा। तो फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन देयर इज ओनली 1 और 2 मिनट्स सोचने समझने के लिए। बाकी तो क्या करता है? अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहा होता है वो, कि कल ये टेस्ट है, पूरा निपटा देना, पूरा कोर्स, ये वाला टेस्ट है, पूरी मैथ्स पूरा लॉ निपटा देना है टेस्ट से पहले, एमटीबी करने आया हूं, पूरा लॉ रिवाइज करके जाऊंगा। तो 1 मिनट का एक्ट है भाई, मुझे एमटीबी करनी है इस दिन, तो पूरा मैं लॉ रिवाइज करके जाऊंगा, मुझे इस दिन टेस्ट देना, पूरा लॉ रिवाइज होना चाहिए। तो ये वही बात है भाई, 1 मिनट सोचने का है, बाकी काम करने के। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो फिर आप आलसी हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं प्रसाद की तरह, है ना, डिग्री थाली में रख के देते, ऐसे डिग्री थाली में रख के देने के लिए, थाली में जिसकी हो उसकी छीनने के लिए भी बैठा होता है कि लुढ़काएं कैसे, है कि नहीं बात। तो भैया डिग्री तो वो है जो छीननी पड़ेगी, आपको सक्सेस के लिए करना पड़ेगा, डिग्री को छीनना पड़ेगा। चेन स्नैचर की तरह तुम्हें डिग्री स्नैचर बनना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है अगर 25% रिजल्ट आएगा इस बार, तो मुझे उम्मीद है सारे के सारे बच्चे उस 25% में होंगे। 75% उनके लिए है जो अब होश में आ रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, अब सेक्शन याद कर लेंगे, अब केस लॉ याद कर लेंगे। नहीं, हमने इतने PYQ कर लिए, हमने MTP कर ली, हमने केस स्टडीज पढ़ ली इतनी सारी, तुम्हें दुनिया भरी केस स्टडी दे दी, नोट्स में इतने सारी केस स्टडी दे रखी हैं, रिवीजन कर लिया, है ना। मीम्स बना बना के भेजता हूं भाई मैं तुम्हें ग्रुप में
कि तुम्हें वो पुराने प्रोविजन क्या आ जाए, पुराने प्रोविजन याद आ जाए, इसके तुम्हें मैं मीम्स भी बनाता हूं तुम्हारे लिए, है ना। मैं इतना ही नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हारी जगह एग्जाम देने चला जाऊं, इतना नहीं कर पाऊंगा बस। बाकी भैया चलो फनी वे, बच्चे का थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और मूड फ्रेश होने के साथ साथ बेचारा क्या करेगा, रिवाइज भी कर लेगा। अरे हाँ सेक्शन 17 ये था, सही कह रहे हो सर, अरे 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 हाँ सही कह रहे हो, ये बात थी, याद है ना। तो मीम्स का एक ही पर्पस होता है कि फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में तुम्हें वो कॉन्सेप्ट रिवाइज आ जाए। कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है तो दिमाग उस तरह दौड़ जाता है। जैसे कल मैंने 17 का भेजा, समझ में नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा, याद है वाला मीम, है ना। तो तुम्हें याद आ गई वो डेफिनेशन, आके मेरे दोस्त को समझ में नहीं आएगी पर मुझे समझ में आती है डेफिनेशन, राइट। तो उम्मीद है इतने सब मेहनत के बाद एमटीपी सारे लगातार टेस्ट, देखिए टेस्ट तुम्हारा चेक किया है मैंने, सारे टेस्ट, एमटीपी, सीक्रेट कोड, कंसिडरेशन लो प्रदेश में ऐसे कितने सीक्रेट कोड, मीम्स, है ना। इतनी सब मेहनत करने के बाद मैं तुम सबसे उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे ये आईसीआई की 25% के स्लैब में जरूर आने चाहिए, कि अगर आईसीआई कह रहा है 25% फाउंडेशन के रिजल्ट है तो अपनी कोचिंग के अपने सारे बच्चे पास होने चाहिए। बात समझ में आई? तो इसी उम्मीद के साथ, है ना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। आलस में मत आओ, जान लगा दो पढ़ने के लिए। जनवरी में सोएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई उससे पहले जान लगा देंगे पढ़ने के लिए। और पूरे में से पूरे नंबर ना है भाई, पास तो 100% होके ही रहेंगे। बोलो होके रहेंगे सर? ऑनलाइन वाले यस सर होके रहेंगे।